नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सतत शिक्षा विद्यालय, प्रमाण पत्र कार्यक्रम, पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट, CNCC 1 समुदाय के लिए पोषण, BLOC के 4 खाद्य संसाधनों का प्रभावी उपयोग। इकाई 12 खाद्य पदार्थों का चयन। 12.1 प्रस्तावना। उपलब्ध धन से परिवार के लिए खाद्य पदार्थ जुटाने तथा परिवार के सदस्यों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनकी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवार के सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं की जानकारी तथा उनकी रुचियों व अभिरुचियों को जानना आवश्यक है, तथा एक कारण के लिए दूसरे को त्याग न करना ऐसी कल्पना शक्ति की भी आवश्यकता है। इसके लिए खाद्य पदार्थों का ज्ञान व उनके बारे में जानकारी, उनकी उपलब्धता तथा उपलब्ध धन का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने की योग्यता भी आवश्यक है। यद्यपि हमारे में से अधिकांश के लिए धन एक गंभीर प्रतिबंधक, लिमिटिंग कारक है, परंतु अत्यधिक धन का होना यह निश्चित नहीं करता कि हमें समुचित आहार मिले। आहार क्या है? आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार का क्या योगदान है? यह खाद्य पदार्थ क्या व कैसे प्राप्त होते हैं? उपरोक्त कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। अपनी इच्छा पूर्ति हेतु जो आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए संभवतः आपके पास काफी पैसा हो, किंतु यदि आपको यह मालूम नहीं है कि आपकी आवश्यकता क्या है और उसकी पूर्ति के लिए वह वस्तु आपको कहां से मिलेगी, तो आपके द्वारा उस पर खर्च किए गए धन से आपको अधिकतम मूल्य प्राप्त नहीं होगा। पहली इकाई में हमने चर्चा की है कि अपनी आय की सीमा में रहकर हम खाद्य व्यय कैसे करें, तथा वहां हमने यह भी जाना कि हमारे देश के अधिकांश परिवारों में आय का मुख्य भाग भाजन पर कैसे और क्यों खर्च होता है। इस इकाई तथा अगली इकाई में हम इस बात का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार आप अपने धन का अपने परिवार के लिए खाद्य पदार्थों का चयन करने में सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि काफी हद तक आपका खाद्य पदार्थों का चयन आपके परिवार की खाद्य आदतों को प्रभावित करता है तथा सदस्यों के स्वास्थ्य स्तर से प्रदर्शित होता है। कौन से विभिन्न ऊर्जा देने वाले तथा शरीर निर्माण में सहायक खाद्य पदार्थ बाजार में उपलब्ध हैं? पोषक मूल्य, अनुरूपता, सूटेबिलिटी तथा पकाने में आसानी आदि को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार खाद्य पदार्थों का चयन करें। इस इकाई में इन पहलुओं का वर्णन किया गया है। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप बाजार में उपलब्ध ऊर्जा देने वाले तथा शरीर के निर्माण में सहायक विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को जान सकेंगे। प्रत्येक खाद्य वर्ग में उपलब्ध विभिन्न खाद्य पदार्थों की सूची बना सकेंगे। खाद्य पदार्थों की श्रेणी व मूल्य दोनों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी आवश्यकतानुसार खाद्य पदार्थों का चयन कर सकेंगे और खाद्य पदार्थों के चयन के आधारों की सूची बना सकेंगे। 12.2 ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों का चयन। इकाई के इस भाग में हम आपके लिए उन विभिन्न ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों, अनाज, जड़ व मूलकंद, वसा, चीनी, गुड़ का पता लगाएंगे जो आपकी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध होते हैं। हमारे बाजारों में ऊर्जा देने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में दृष्टिगत होते हैं। इस खाद्य वर्ग में ही भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, तथा समान या समान दिखने वाले पदार्थ अलग अलग दामों में मिलते हैं। इस भाग का उद्देश्य आपको यह समझाने में सहायता करना है कि आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, कौन सा खाद्य पदार्थ आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम है। आइए हम अपनी चर्चा की शुरुआत अनाजों के चयन से करें। 12.2 1. अनाजों का चयन। बहुत पहले से अनाज यानी सीरियल मानव के जीवन निर्वाह, भरण पोषण का मुख्य साधन है। अंग्रेजी का शब्द सीरियल रोम की देवी सीरस से बना है, जिसको कि अनाजों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता था। अनाजों में वह सभी पौधे जिनसे अनाज या दाने प्राप्त होते हैं, तथा अनाजों से बने खाद्य पदार्थ जैसे डबल रोटी सम्मिलित हैं।
हमारे देश में अधिक प्रयोग होने वाले अनाज निम्नलिखित हैं: गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी। चावल और गेहूं को पहले महीन अनाज वर्ग में रखा गया है, जबकि बाजरा, रागी, ज्वार आदि को मोटे अनाजों में रखा गया है। गेहूं। भारत में वर्ष 1988 से 89 में गेहूं का कुल उत्पादन 54 मिलियन टन था। भारत में अधिकांश गेहूं आटे के रूप में प्रयुक्त होता है। चूंकि लगभग सारे गेहूं के आटे का प्रयोग चपाती, पूरी या परांठे बनाने में होता है, अतः भारत में उत्पन्न गेहूं की किस्म इन व्यंजनों को बनाने के अनुकूल होती है। सेंकने की विधि द्वारा पकाए गए उत्पादों जैसे डबल रोटी, बिस्कुट तथा केक के लिए गेहूं की किस्म भारत में बनाए जाने वाली चपाती के गेहूं की किस्म से भिन्न होती है। चपाती बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गेहूं में अपने भार के 2/3 भाग तक जल अवशोषित करने की क्षमता होती है। इससे गंधा आटा न चिपकने वाला तथा लचीला होता है, जो कि एक बार खींचने के पश्चात वैसा ही रहता है। दूसरे शब्दों में ये किसी भी आकार चपाती के लिए गोल, पराठे के लिए तिकोना या चौरसमे बेलने के लिए उपयुक्त होता है। गेहूं में ऐसा क्या होता है जिससे उसके आटे में उपरोक्त गुण होता है? इसकी जानकारी आपको उल्लेखनीय एक में मिलेगी। उल्लेखनीय, गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन। गेहूं के आटे के लचीलेपन को समझने के लिए निम्नलिखित अभ्यास पर विचार कीजिए। थोड़ा सा गेहूं का आटा लीजिए और उसे थोड़ा सख्त गूंथिए। इस गूंधे हुए आटे के 2 भाग कर लीजिए। एक भाग को गीले कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए रख दीजिए। आधे घंटे पश्चात उसे फिर पूधिए और उसकी चपातियां बनाइए। जबकि दूसरे भाग के आटे की रोटियां तत्काल गूंधने के बाद बनाइए। दोनों गूंधे आटे से बनी चपातियों की बनावट व उनके फूलने में आपने कोई अंतर देखा? हाँ, अंतर तो बिल्कुल स्पष्ट है। तोजे गधे आटे से बनी रोटियां अच्छी तरह नहीं फलती और किनारों से टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इसके विपरीत पहले से गूंधे हुए आटे की चपाती मुलायम और फूली हुई होती है। ऐसा क्यों होता है? यह रोचक तथ्य है। चपाती का बनना आटे में विद्यमान एक अघुलनशील प्रोटीन जिसे ग्लूटीन कहते हैं, के बनने पर निर्भर करता है। गेहूं में लगभग 10 से 13% प्रोटीन होता है, जिसमें से 8 से 10% ग्लूटीन जो कि एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, होता है। यह ही आटे को चिपचिपा, लचीलापन का गुण प्रदान करता है, जो कि हमारे व्यंजनों, चपाती, के लिए आवश्यक है। जब चपाती का आटा गूंधा जाता है, तभी ग्लूटीन बनता है, जो उसे लचीलापन प्रदान करता है। वास्तव में ग्लूटीन नेट की तरह की संरचना जिसमें स्टार्च के दाने फंस जाते हैं, बनाता है। चपाती के मुलायम बनने व फलने का कारण यही है। ग्लूटीन स्वयं में 3 अवयवों का मिश्रण है। पहला ग्लाइडिन जो कि आटे को खींचने का गुण STARCHABILITY प्रदान करता है। दूसरा ग्लूटिनिन जो कि आटे को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करता है, तथा तीसरा अवशेष प्रोटीन रेसिड्यू प्रोटीन्स जो कि भंगुर होता है तथा चूरे के रूप में बदल जाता है। जिस गेहूं में यह तीनों अवयव बराबर अनुपात में पाए जाते हैं तथा ग्लूटीन की कल मात्रा अधिक होती है, उससे मुलायम व अच्छी तरह फूली हुई चपाती बनती है। गेहूं में अवशेष प्रोटीन की अधिकता होने से चमड़े जैसी रोटी तथा ग्लाइडिन की अधिकता वाले गेहूं से सख्त रोटी बनती है। अगली बार जब आपको चमड़े जैसी या सख्त रोटी खाने को मिले तो गेहूं को दोष देने की पकाने वाले को। भारतीय गेहूं की 2 किस्में शरबती तथा बंसी चपाती बनाने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती हैं। हमारे यहाँ परंपरागत मुलायम सफेद गेहूं भी पाया जाता है, जिसे पिस्सी कहते हैं, जो कि मैदा बनाने के लिए उपयुक्त होता है, तथा मध्यम सख्त किस्म, दारा, गेहूं दलिया व सूजी बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। गेहूं के उत्पाद जैसे सेवइयां बनाने के लिए बहुत सख्त विशेष किस्म दुर्लभ होती है। ये परंपरागत गेहूं की किस्में हमारी खाद्य आवश्यकता के लिए बहुत उपयुक्त हैं। अधिक उत्पादन वाली
HIGHYILDING, गेहूं की किस्मों के आने तथा सेंके हुए गेहूं के उत्पादों BAKEDPRODUCTS जैसे डबल रोटी, केक व बिस्कुट आदि का अधिक प्रचलन होने से स्थिति बदल गई है। इन सेंके हुए पदार्थों के लिए अपेक्षित गेहूं की किस्म हमारे देश में पैदा होने वाली परंपरागत किस्मों से बहुत भिन्न है। चूंकि भारत में उत्पादित गेहूं की किस्म चपाती के लिए उपयुक्त होती है, अतः यह डबल रोटी व केक बनाने के लिए सर्वोत्तम नहीं है। यही कारण है कि कभी-कभी डबल रोटी व अन्य सेंके हुए खाद्य पदार्थों को बनाने में समस्या आती है। वर्ष 1960 के अंत में भारत में अधिक उत्पादन तथा बोने पौधे वाला मैक्सिकन गेहूं, जैसे सोनारा का प्रयोग शुरू किया गया। इसके दाने गहरे भरे थे तथा इससे बनी चपाती कुछ काले रंग की तथा क्षुधावर्धन अनएपेटाइजिंग होती थी। चूंकि यह गेहूं अधिक पसंद नहीं आया, इसका भारतीय किस्म शरबती के साथ संकरण क्रॉस किया गया, जिससे नई किस्म शरबती सोनारा प्राप्त हुई। ऐसा करने के पश्चात भी इन नई संकरित किस्मों से काले रंग की ही चपाती प्राप्त हुई। अतः कुछ और प्रयासों के बाद कल्याण सोना C जैसी गेहूं की किस्में विकसित की गई, जिनसे साधारण चपाती बन सके। बाद में कुछ अन्य किस्में अर्जुन, जनक, प्रताप तथा WL भी सूची में दर्ज की गई। अतः अब हम देखते हैं कि हमारे देश में गेहूं की किस्मों का अच्छा भंडार है। एक किस्म का मूल्य दूसरी किस्म से काफी भिन्न भी है। सबसे महंगी तथा हमारे उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम किस्म शरबती, विशेषकर शरबती ग्रेड बंसी भी इसके मुकाबले सस्ता है तथा अच्छी चपाती बनाने में शरबती से कुछ कम नहीं है। पौष्टिकता की दृष्टि से देखें तो किस्म में भिन्नता होने पर पौष्टिकता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गेहूं के मूल्य या उससे बनने वाली चपाती के आधार पर गेहूं का चयन कर सकते हैं। कोई भी गेहूं खरीदते समय आप यह देखिए कि वह साशत भरा हुआ मोटा दाना हो, न कि पतला सिकड़ा हुआ या कीड़े का खाया हुआ। चावल। मोटे तौर से चावल को बारीक, टाइन, मध्यम तथा मोटे चावल में वर्गीकृत किया जा सकता है। चावल में माप, आकार, सुवास, फ्लेवर तथा पकाने के उपरांत बनावट में क्षेत्रीय वरीयता बहुत अधिक पाई जाती है। बासमती, तिलकचंदन, हंसराज जैसी सुगंधित तथा लंबे दाने वाली किस्में उत्तरी क्षेत्रों के दैनिक भोजन में प्रतिदिन ही प्रयोग में लाई जाती हैं। दक्षिण में यह किस्में चावल के विशेष व्यंजन जैसे पुलाव तथा बिरयानी, मांस या सब्जियों के साथ पकाए चावल बनाने में प्रयुक्त होते हैं, तथा मध्यम या मोटी किस्में प्रतिदिन के प्रयोग के लिए उपयोग की जाती हैं। भारत के पूर्वी भागों में उसना चावल, पारबोल्ड राइस, हल्का सा पीले रंग का चावल प्रयोग किया जाता है, जबकि केरल में तेज सुबास वाला मजबूत उसना चावल अधिक पसंद किया जाता है। तथापि देश के प्रत्येक चावल पैदा करने वाले क्षेत्र की विशेष किस्म प्रसिद्ध है। परंतु भारत में हर स्थान पर कम से कम 1 साल पुराना चावल अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि पकाने के बाद चावल का प्रत्येक दाना अलग अलग रहता है, वे चिपकते नहीं और उनका आकार बना रहता है। ये दरवर्ती पूर्वी क्षेत्रों के विपरीत हैं, जहां पर लुगदी जैसे तथा चिपचिपे पके हुए चावल पसंद किए जाते हैं। पकाते समय व पकाने के बाद चावल कैसा हो जाता है, इस संबंध में चावलों की किस्मों में काफी हद तक भिन्नता पाई जाती है। चावल को पकाने में पानी की मात्रा तथा पकाने का तापमान भी निर्णायक होते हैं। कुछ किस्में अन्य की तुलना में अधिक पानी अवशोषित करती हैं, तथा पकाने के बाद अधिक फलती बढ़ती हैं। इस दृष्टि से पुराना तथा बढ़िया चावल की किस्में अच्छी मानी जाती हैं। चावल का चयन बेहद ही व्यक्तिगत विषय है। परंतु फिर भी यह याद रखना अच्छा है कि पकाने के लिए 1 वर्ष पाना चावल अच्छा रहता है। यदि किसी के पास भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान हो तो फसल की कटाई के बाद वाले चावलों को खरीदना तथा उनको प्रयोग करने से पहले 1 वर्ष के लिए पुराना होने के लिए छोड़ देना सस्ता पड़ता है, क्योंकि नया चावल पुराने चावल से सस्ता होता है। लंबे दाने वाला बढ़िया चावल मध्यम या मोटी किस्मों से महंगा होता है।
परंतु मध्यम श्रेणी में भी बहुत सी किस्में हैं जो कि पकाने में अच्छी होती हैं, अगर वे कम से कम 5 महीने पुरानी हों। भारत में लगभग आधे से भी ज्यादा पैदा किया गया चावल उसना चावल, पारबोल्ड राइस, होता है। आपको याद होगा कि हमने खंड 2 की इकाई 4 में पढ़ा था कि उसनना, पारबोलिंग, प्रक्रिया में धान, चावल को कुछ दिन के लिए ठंडे पानी में भिगोया जाता है, तथा फिर दानों को मुलायम होने तक उबाला जाता है, तथा फिर उन्हें सूखने के लिए फैला दिया जाता है। इस प्रक्रिया से भसा, दानों की बाहरी परत, आसानी से उतर जाता है, तथा दाना कम भंगुर, ब्रिटल, तथा अधिक लचीला, इलास्टिक, हो जाता है, और स्टार्च के जिलेटिनीकरण से चावल के दाने का बाहरी भाग सख्त हो जाता है। उसना चावल का एक उदाहरण सेला चावल है। पौष्टिक मूल्य बढ़ाने के अतिरिक्त इस प्रक्रिया के बाद धान के पोषण, मिलिंग, के दौरान साबत चावल के दानों की अधिक प्राप्ति होती है। तालिका 12.1 क तथा 12.1 ख में विभिन्न प्रकार के चावल के पोषक मूल्य को दर्शाया गया है। तालिका 12.1 क विभिन्न प्रकार के चावल के मुख्य अवयव। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। तालिका 12.1 ख चावल के विविध रूपों में विटामिन व खनिज लवणों का प्रतिरक्षण, रिटेंशन। पॉलिश किए हुए चावलों की सभी किस्मों का पोषक मूल्य लगभग बराबर होता है। मूल्य के अतिरिक्त केवल पके हुए चावल का गाढ़ापन, कंसिस्टेंसी, तथा आयतन, वॉल्यूम, इनके चयन को प्रभावित करता है। परंतु बी समूह के विटामिनों की मात्रा के आधार पर बिना पॉलिश किए चावल, जिनमें भूसे की परत होती है, हाथ से कुटे चावल तथा उसना चावल, पॉलिश किए हुए चावलों की तुलना में निश्चित रूप से उत्तम होते हैं। पूर्वी व दक्षिण भारत के भागों में सेला चावल के प्रयोग की परंपरा है। अतः यह बी समूह के विटामिनों का मुख्य स्रोत बन जाता है। यह भी रोचक है कि सेला चावल, पॉलिश किए हुए चावल से सस्ता होता है। इन क्षेत्रों में जहां हाथ से कुटे चावल या मशीन से कुटे सेला चावल प्रयोग किए जाते हैं, बेरेबेरी रोग, थायमिन की कमी से होने वाला रोग, नहीं होता है। जब केवल पॉलिश किया हुआ चावल ही मुख्य भोजन होता है, तब ये रोग हो जाता है। मोटे अनाज, मिलेट्स, चावल व गेहूं, जिन्हें कि पतले महीन अनाज कहा जाता है, के अतिरिक्त बहुत से मोटे अनाज या मिलेट भी होते हैं, जो कि कम उपजाऊ भूमि पर उगाए जाते हैं। इनको शुष्क फसलें, ड्राई क्रॉप्स, कहा जाता है, तथा इनको वहां उगाया जाता है, जहां चावल के लिए पर्याप्त वर्षा न हो या ग्रह के प्रतिकूल अधिक गर्म जलवायु हो। मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले मोटे अनाज ज्वार, बाजरा व रागी हैं। अधिकतर ये पठारी क्षेत्र में जहां वर्षा निश्चित समय पर नहीं होती है, उगाए जाते हैं। चावल व गेहूं की भांति इनका भी छिलका, भसा, उतारना पड़ता है। फिर दानों को पानी में भिगोया जाता है, तथा दलिया बनाया जाता है, या पीसकर कोई व्यंजन बनाया जाता है। ये प्रक्रियाएं अधिकतर घरों में ही की जाती हैं, क्योंकि मोटे अनाजों को खाने वाले अधिकतर किसान ही होते हैं। इन 3 मोटे अनाजों में ज्वार सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इस मोटे अनाज को भारी चक्की में पीसकर मोटा आटा बनाया जाता है, जिसको पश्चिम भारत में एक विशेष तरह की रोटी जिसे भाकरी कहा जाता है, बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली के भाग 4 को देखें। पिसे हुए ज्वार के आटे को डोसे बनाने में चावल के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, तथा इससे स्वादिष्ट चपाती भी बनाई जा सकती है, यदि आटा गूंथने के लिए ठंडे पानी के स्थान पर गर्म पानी का प्रयोग किया जाए। बाजरा मुख्य रूप से मध्य तथा पश्चिमी भारत में उगाया जाता है। ये अधिकतर ज्वार की भांति ही प्रयोग किया जाता है। आप मशीन से पिसा बाजरे का आटा बाजार से भी खरीद सकते हैं। रागी मुख्य रूप से दक्षिण में उगाई जाती है, तथा ये कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। रागी को भिगोकर अंकुरित करने के लिए कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है,
फिर सुखाकर थोड़े से नमक तथा काली मिर्च के साथ पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिसका प्रयोग बच्चे के लिए दलिया बनाने में किया जाता है या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भाप में पके लड्डुओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंकुरित रागी का आटा बाजार में नाश्ते के लिए दलिए के रूप में विभिन्न नामों से भी मिलता है। गेहूं की भांति रागी को भी पीसा जा सकता है। मक्का मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में उगाई जाती है। आटा बनाने के लिए इसको भी गेहूं की भांति पीसा जाता है। आप बाजार से मक्का का आटा खरीद सकते हैं तथा इससे स्वादिष्ट रोटियां बना सकते हैं। तालिका 12.2 में मोटे अनाजों तथा गेहूं में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की तुलना की गई है। तालिका 12.2 मोटे अनाजों तथा गेहूं के पोषक तत्वों की तुलना। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अनाजों के चयन में पौष्टिक कारक। अनाज ऊर्जा के सर्वोत्तम तथा सबसे सस्ते साधन हैं। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश आहारों का यह मुख्य हिस्सा है, विशेषकर तब जब आहार के लिए उपलब्ध धन पर्याप्त न हो। ऊर्जा देने वाला अमूल्य खाद्य पदार्थ स्टार्च, किसी भी अनाज का लगभग 75% भाग होता है। अनाजों में ऊतक बनाने वाला तत्व प्रोटीन भी काफी मात्रा में पाया जाता है। तथापि अनाजों का प्रोटीन अपर्याप्त होता है, क्योंकि इसमें लाइसिन नामक आवश्यक अमीनो अम्ल कम मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर में इसका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। परंतु जब इनका प्रयोग दूध, अंडों, मांस या दालों तथा अन्य अनाजों के साथ मिलाकर किया जाता है, तो शरीर की प्रोटीन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति काफी हद तक हो जाती है। अनाजों में कुछ मात्रा में वसा तथा काफी मात्रा में खनिज लवण तथा विटामिन भी पाए जाते हैं। विशेषकर फास्फोरस अधिक मात्रा में तथा कैल्शियम कम मात्रा में, रागी को छोड़कर, पाया जाता है। विभिन्न अनाजों में लौह तत्व की मात्रा में काफी भिन्नता पाई जाती है। पौष्टिक रूप से रागी को छोड़कर लगभग सभी अनाजों का आहार में योगदान एक सा ही है, क्योंकि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, रागी में कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अनाजों का चयन मुख्य रूप से उपलब्धता, खाने की आदतों तथा लागत पर निर्भर करता है। तथापि खाद्य पदार्थों के सही चयन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें के अंतर्गत बताई गई निम्न बातों को ध्यान में रखिए। 1. गेहूं खरीदते समय देखिए दाने भरे हुए, मोटे व साबुत हो। 2. सुनिश्चित कीजिए दाने साफ हों व उनमें मिट्टी व पत्थर आदि न हों। 3. ध्यान से जांच कीजिए तथा सुनिश्चित कीजिए कि अनाज मिट्टी, फफूंदी या कीड़े द्वारा खाया हुआ न हो। 4. कम से कम 1 वर्ष पुराना चावल खरीदें क्योंकि यह पकाने में अच्छा होता है। 5. अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अनाजों का चयन करें। लंबे चावलों का पुलाव, फ्राइड चावल आदि बनाने में प्रयोग होता है, जबकि छोटे टटहे टुकड़ा चावल खिचड़ी, पोंगल, इडली आदि बनाने के लिए सही रहते हैं। 6. सेला चावल खरीदें क्योंकि ये मशीनों में कटे चावलों से सस्ते व अधिक पौष्टिक होते हैं। युपति व पानी का नया। 7. सुनिश्चित करें कि अनाज का आटा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, कीड़े, ढेलों व फफूंदी रहित हो। बोध प्रश्न 1. 1. बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत। गलत कथनों को सही कीजिए। पौष्टिक रूप से गेहूं की सभी किस्में एक सी होती हैं। सही गलत। चावल में एक विशिष्ट प्रोटीन ग्लूटीन पाया जाता है। सही गलत। अन्य खाद्यान्नों की तुलना में रागी में काफी अधिक कैलोरी होती है। सही गलत। चावल की निधानी आयु बढ़ाने के लिए उसे उसनादा जाता है। सही गलत। अनाजों में पाया जाने वाला प्रोटीन शरीर में ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता। सही गलत। 12.2 2. जड़ व मूलकंद का चयन। हमारे देश में आमतौर पर प्रयोग होने वाली कुछ जड़ व मलकंद सब्जियां आल, शकरकंदी, टेपियोका, रताल, अरबी हैं। इन सभी में कार्बोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है,
अतः ये हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। वस्तुतः विश्व के आहारों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में आल का तीसरा स्थान है। इनमें विटामिन सी भी काफी मात्रा में पाया जाता है। मलकंद जैसे रतालू की पीली किस्म में कैरोटीन काफी मात्रा में होता है। जड़ सब्जियां जैसे टेपियोका जिनका केरल में काफी अधिक प्रयोग होता है, प्रति एकड़ भूमि से इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है कि अनाजों की कमी के समय, आपातकालीन या अकाल के समय खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया गया। सभी जड़ वाली सब्जियों में आलू सबसे अधिक बहुउपयोगी है। यह असंख्य तरीकों से पकाया जा सकता है तथा किसी न किसी रूप में सभी इसको पसंद करते हैं। परंतु दुर्भाग्य से भारत में हम इसे आहार के मुख्य भाग के रूप में प्रयोग नहीं करते। इसका हम केवल चावल या रोटी के साथ सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। आहार में आल को चावल और गेहूं के स्थान पर प्रयोग करना लाभकारी हो सकता है तथा हम अपने विभिन्न पाक तरीकों द्वारा ऐसी आहार पद्धति का निर्माण कर सकते हैं जिसमें आल को मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में सम्मिलित किया गया हो। हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जहां पर आल प्रचुर मात्रा में पैदा होता है, ऐसा आसानी से किया जा सकता है। यह विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप देख सकते हैं तालिका 12(3) में कि चावल या गेहूं की तुलना में प्रति एकड़ आलू की पैदावार लगभग 6 गुना होती है। जब आप आलू खरीदें तो देखें कि वे एक किस्म के, अच्छे आकार के, समतल, स्मूथ तथा लगभग एक से आकार के हों। आलू साफ, सख्त हों तथा सड़े हुए नहीं होने चाहिए। यदि नए आल की आवश्यकता हो तो यह सुनिश्चित करें कि वे पूर्ण पक्व हो। उनका छिलका उतरा हुआ न हो तथा अच्छी तरह से आलू से चिपका हो। आल में बहुत अच्छी मिट्टी, खुरखुरापन, धूप के कारण बने काले निशान, गड्ढे या काले, अन्य निशान तथा सड़ने के निशान कदापि नहीं होने चाहिए। यदि आपको आलू को मसलना हो तो नया आलू न खरीदें क्योंकि यह मसलने पर चिपचिपा हो जाता है तथा ढेलेदार हो जाता है। मसलने या कटलेट बनाने के लिए पुराना आलू अच्छा रहता है। तालिका 12.3 भारत में अनाज की तुलना में जड़ व मूलकंद वाली सब्जियों से ऊर्जा की प्राप्ति। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। जड़ व मूलकंद सब्जियों के चयन के कुछ सुझाव, ध्यान रखने योग्य बातें, शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। ध्यान रखने योग्य बातें। जड़ व मूलकंद का चयन। 1. उन जड़ व मूलकंद को चुनें जो सख्त, भारी, अंकुर रहित, कम गहरी अंखाई वाली हों तथा बिना हरे रंग की हो। 2. आलू खरीदते समय सुनिश्चित करें कि आलू एक सी किस्म के, अच्छे आकार, बिना कटेफटे तथा लगभग एक से आकार के हों। 3. गहरे अंक हुए, हरे तथा कटे हुए छिलके वाले आल न खरीदें। 4. आवश्यकता के अनुसार आलूओं का चयन कीजिए। कटलेट या मसले हुए आलू का कोई भी व्यंजन बनाने के लिए पुराना आलू खरीदें। नए आलू न खरीदें, क्योंकि वे चिपचिपे हो जाते हैं तथा इसके ढेले बन जाते हैं। 12.2 3. वसा का चयन। वह वसा जिसका हम अपने आहार में प्रयोग करते हैं, वह मक्खन, घी, वनस्पति खाद्य तेल या हाइड्रोनीकृत वनस्पतिक तेल जिसे वनस्पति कहते हैं। इनमें से जो कमरे के ताप में तरल रहते हैं, उन्हें तेल कहा जाता है तथा जो कमरे के ताप पर ठोस, जम हो जाते हैं, वसा कहलाते हैं। परंतु वैज्ञानिक भाषा में आपको तो मालूम ही है, वसा शब्द वसा तथा तेल दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जहां पश्चिमी देशों में अभी कुछ समय पहले तक ठोस वसा जैसे टेल्लो, बकरी या भेड़ के मांस से निकाली गई वसा या लार्ड, सर के मांस से निकाली गई वसा प्रयोग किए जाते हैं, हमारे यहाँ वसा मुख्य रूप से वनस्पतिक तिलहनों से प्राप्त होता है। वसा प्राप्ति के लिए बहुत पहले से प्रयोग किए जाने वाले तिलहन तिल, सरसों तथा नारियल हैं। ऐसा पाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, 2700 ईसा पूर्व से भी पहले से ये तेल प्रयोग किए जाते थे। बाद में मूंगफली का तेल भी इन पुराने तेलों की श्रेणी में जोड़ा गया।
मगफली को भारत में 16वीं शताब्दी में वास्को डी गामा के बाद आने वाले पुर्तगाली व्यापारी लाए। अब कुसुम का तेल, सूरजमुखी का तेल, चावल के छिलके का नेल उठा बहुत से लेल उपलब्ध हैं, जिनमें से चुनाव किया जा सकता है। पकाने के माध्यम के रूप में प्रयोग होने वाले ठोस वसा, सॉलिड फैट के अंतर्गत दूध से निकाले गए देसी घी के अतिरिक्त बहुत से हाइड्रोनीकृत तेल, वनस्पति घी बाजार में उपलब्ध हैं। ये हाइड्रोनीकृत तेल देसी घी से सस्ते होते हैं, अतः इन्होंने काफी हद तक भारतीय पाक विधियों में देसी घी का स्थान ले लिया है। हाइड्रोनीकृत तेल से क्या तात्पर्य है? हाइड्रोनीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तेलों को कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में बदला जाता है। इस प्रक्रिया से तेल के असंतृप्त वसा अम्लों को आंशिक रूप से संतृप्त वसा अम्लों में बदला जाता है, जिससे तेल कमरे के ताप पर घी जैसे दिखते हैं तथा घी जैसा ही व्यवहार करते हैं। खंड 1 की इकाई 3 में आपने संतृप्त व असंतृप्त वसा अम्लों के बारे में पढ़ा। परंतु हमारे आहार में संतृप्त तथा असंतृप्त वसा अम्लों का क्या महत्व है? इस रोचक पहलू के बारे में जानकारी के लिए उल्लेखनीय 2 पढ़िए। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। उल्लेखनीय 2। हमारे आहार में संतृप्त व असंतृप्त वसा का महत्व। विटामिनों की भांति वसा अम्ल भी शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। प्रतिदिन के नियमित आहार में 3 वसा अम्लों का आहार में होना अनिवार्य है, क्योंकि शरीर द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये 3 वसा अम्ल हैं लिनोलिक, लिनोलिनिक तथा अर्केडोनिक अम्ल। वास्तव में अर्केडोनिक अम्ल शरीर में लिनोलिक अम्ल से बनाया जाता है। यह अनिवार्य वसा अम्ल तथा इनसे प्राप्त अनिवार्य वसा अम्ल मिलकर बहुसंतृप्त वसा अम्ल, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। ये बहुसंतृप्त वसा अम्ल शरीर की बहुत से शारीरिक तथा जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। यह हृदय की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। जैसा कि तालिका 12.4 से मालूम चलता है कि संतृप्त वसाओं जैसे घी तथा वनस्पति घी में बहुसंतृप्त वसा अम्ल कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि तेलों में इनकी मात्रा काफी अधिक होती है। तेलों में भी इनकी मात्रा में बहुत भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि नारियल के तेल में बहुसंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा घी तथा वनस्पति घी से भी कम होती है। यह बड़ा ही रोचक तथ्य है कि यद्यपि नारियल का तेल कमरे के ताप पर तरल होता है, परंतु सर्दियों में कम ताप पर यह ठोस हो जाता है। वास्तव में इसमें बहुत अधिक मात्रा में संतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं। तालिका 12.4 खाए जाने वाले कुछ तेलों व वसा में बहुसंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। तालिका से यह स्पष्ट है कि केवल घी, मक्खन तथा वनस्पति से युक्त आहार में अनिवार्य वसा अम्ल कम मात्रा में होते हैं। यह भी सत्य है कि हमारे देश में देसी घी प्रयोग करने की परंपरा काफी अधिक है। घी के बाद वनस्पति घी का स्थान आता है, क्योंकि देखने व प्रयोग में ये काफी कच्चा घी जैसा होता है। दुर्भाग्य से तेलों का स्थान सबसे अंत में आता है। कुछ व्यंजन जैसे परांठे, पूरी तथा पुलाव अगर तेल से बनाएं तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होते हैं। दालों तथा चपाती पर भी घी के स्थान पर तेल का प्रयोग करना पसंद नहीं किया जाता है। इस समस्या का सबसे अच्छा हल यह है कि जहां बहुत ही आवश्यक हो केवल वहां ही घी तथा वनस्पति का प्रयोग करें, क्योंकि बाकी के सभी पाक क्रियाओं के लिए अधिक बहुसंतृप्त वसा अम्ल युक्त तेलों का प्रयोग करें। स्मरण रहे कि बहुसंतृप्त वसा अम्ल की अधिकता वाले तेलों का न्यूनतम अंतर्गत 15 ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। वसा का रंग व सुवास। ताजा निकला हुआ तेल दिखने में प्रायः पीले से रंग का होता है, क्योंकि तिलहनों का कुछ रंगीन भाग इसमें आ जाता है। तिल, सरसों, नारियल तथा मूंगफली के तेल रंगीन होते हैं। कुछ तेल जैसे सरसों का तेल अन्य तेलों से भी रंगीन होता है। कुछ नए तेलों का काफी गहरा रंग होता है, जैसे सोयाबीन का तेल हरापन लिए पीले रंग का,
चावल की भूसी का तेल पीला रंग लिए लाल रंग का तथा बिनोले का तेल बहुत गहरे रंग का होता है। कच्चे तेलों का स्वाद भी बहुत तीखा तेज होता है, जो कि अधिक पसंद नहीं किया जाता है। ये नए तेल जिस रूप में प्राप्त किए जाते हैं, उस रूप में पकाने के लिए पसंद नहीं किए जाते हैं। अतः इनको उन प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है, जिनसे इनके रंग व सुवास को हटाया कम किया जा सके। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इन्हें शोधित तेल या रिफाइंड तेल कहा जाता है। चूंकि ये नए तेल अपने रिफाइंड शोधित तथा मिश्रित रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए हैं, अतः पारंपरिक तेलों जैसे मूंगफली को भी शोधित करना शुरू कर दिया गया है। सरसों, नारियल तथा तिल का तेल अभी भी कच्चे रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु इनको भी शोधित, रिफाइंड किया जा सकता है। तेलों को शोधित करना या न करना बहुत कुछ किसी तेल विशेष के स्वाद तथा मूल्य पर निर्भर करता है, क्योंकि शोधित तेल महंगे होते हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी आवश्यकता तथा बजट के अनुसार ही वसा व खाद्य तेलों का चयन करें, परंतु ध्यान रखने योग्य बातें ने दी गई बातों को भी ध्यान में रखिए। ध्यान रखने योग्य बातें। वसा व खाद्य तेलों का चयन। 1. देखिए कि जो वसा तथा तेल खरीदें वह साफ तथा किसी भी ठोस कण, धूल या मिट्टी तथा दगंध रहित हो। 2. घी की तुलना में वनस्पतिक तेलों का अधिक प्रयोग करें, क्योंकि इनमें बहुसंतृप्त वसा अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 3. बाजार से खुले तेल वसा न खरीदें, क्योंकि वह मिलावटी हो सकते हैं। 3. या न प्लास्टिक के बंद डिब्बों में ही तेल खरीदें। 4. सुनिश्चित करें कि जो भी वसा खाद्य तेल आप खरीदें, उनमें प्राकृतिक रंग तथा स्वाद हो। बोध प्रश्न 2. 1. बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत। गलत कथनों को सही कीजिए। घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तथा यदि आपके पास खरीदने के लिए धन हो, तो घी को ही सभी पाक क्रियाओं में प्रयोग करना चाहिए। सही गलत। खाद्य तेल घी की अपेक्षा कम ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही गलत। हाइड्रोनीकरण की प्रक्रिया वसा को कमरे के ताप पर तरल बनाता है। सही गलत। खाद्य तेलों से हमें असंतृप्त वसा अम्ल प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। सही गलत। घी तथा वनस्पति घी में बहुसंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा कम होती है। सही गलत। शोधन की प्रक्रिया से खाद्य तेलों में स्वाद व संग बढ़ जाता है। सही गलत। सरसों तथा नारियल के तेल को शोधित नहीं किया जा सकता है। सही गलत। सभी वसा की 1 ग्राम मात्रा से हमें 4 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। सही गलत। वसा प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं। सह गलत। आलू दालों के अच्छे पूरक हैं। सही गलत। 12.2.4 शर्करा, गुड़ तथा अन्य मीठा स्वाद उत्पन्न करने वाले पदार्थों स्वीटनिंग एजेंट्स का चयन। भारत के लोग 1500 ईपू से ही गुड़ व मिश्री बनाने की कला तथा तकनीक जानते हैं। चीनी का निर्माण किस तरह किया जाता है, यह सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में चीन के राजा ने मगध देश, जो कि अब पटना के नाम से जाना जाता है, में एक आयोग मिशन भेजा था। परंपरागत रूप से हम गई और खांडसारी, जो कि ढेलों वाली चीनी होती है, बनाते थे। बढ़िया। छोटे सफ़ेद दाने वाली चीनी जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, हमने इस शताब्दी से ही बनाना शुरू की है। चीनी, गुड़ तथा खांडसारी पेय पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाने के लिए, उनको मीठा बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इनकी विशेषकर सफ़ेद चीनी की देन केवल आहार में ऊर्जा प्रदान करना है। सफ़ेद चीनी 99.5% शुद्ध सुक्रोज होती है। गुड़ में थोड़ी मात्रा में लौह तत्व भी पाया जाता है। भारत के बाजारों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की चीनी तथा अन्य मीठा स्वाद उत्पन्न करने वाले पदार्थ निम्न हैं। सफ़ेद दानेदार क्रिस्टलीय शर्करा।
इसे हम सभी चीनी के नाम से जानते हैं। चीनी की किस्म क्रिस्टल के आकार तथा उसकी सफेदी पर निर्भर करती है। चीनी की 5 श्रेणियां, ग्रेड तथा सामान्य रूप से 3 बड़े आकार वाली तथा उत्तम श्रेणी की चीनी लोगों को बेची जाती है, परंतु कई बार विशेषकर छोटे शहरों की दुकान पर 2 निम्न श्रेणी वाली चीनी भी मिल जाती है। छोटे क्रिस्टल वाली चीनी में, विशेषकर जो सूजी की तरह चूर्ण रूप में होती है, आसानी से मिलावट की जा सकती है। यद्यपि बड़े क्रिस्टल वाली चीनी को घोलने में अधिक समय लगता है, परंतु यह शुद्ध होती है। अतः बड़े दाने वाली चीनी खरीदना ही अच्छा है। क्यूब शर्करा, छोटे दाने वाली घनाकार चीनी को मशीनों से दबाकर क्यूब शर्करा बनाई जाती है। चूंकि यह क्रिया महंगी होती है, अतः क्यूब शर्करा भी महंगी होती है। शर्करा की यह ढेलियां इतनी सख्त होती हैं कि पैकिंग व स्थानांतरण के दौरान भी इनका आकार नहीं बदलता तथा इतनी छिद्रदार, पोरस होती हैं कि द्रव्य में डालने पर घुल जाती हैं। आइसिंग शर्करा या सफ़ेद चीनी, दूरा। ये क्रिस्टलीय चीनी को बहुत ही महीन पीसकर बनाई जाती है। सामान्यतः इसमें 5% स्टार्च पाउडर मिलाया जाता है, जिससे कि इसमें ढेले न बने। अधिकतर इसका उपयोग सेंकने की विधि, बेकिंग तथा आइसिंग द्वारा पकाए जाने वाले व्यंजनों में होता है। ब्राउन शर्करा, ब्राउन शुगर, चीनी बनाने की प्रक्रिया में बचे अंतिम अवशेष। मोलास, काले रंग का पका हुआ गन्ना को क्रिस्टलीकृत करके ब्राउन शकीरा बनाई जाती है। परंतु भारत के बाजारों में उपलब्ध अधिकांश ब्राउन शर्करा आमतौर पर इस्तेमाल की गई चीनी के दानों पर मोलेसिस या कैरामल चीनी, भुनी हुई चीनी के घोल की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। इस प्रकार से बनी ब्राउन शर्करा में शुद्ध क्रिस्टलीय ब्राउन शर्करा का विशिष्ट स्वाद नहीं होता है। इस ब्राउन शर्करा का मूल्य लगभग 22 रुपये प्रति किग्रा है। अन्य मूल्य पर इस कृत्रिम तरीके से बनाई गई ब्राउन शर्करा, जिसका स्वाद भी ब्राउन शर्करा जैसा नहीं होता है, कोई विशेष उपयोगी नहीं है तथा अधिकांश व्यंजनों में इसके स्थान पर सफ़ेद क्रिस्टलीय चीनी का प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप रंग देना चाहते ही हैं, तो लगभग 1 चाय के चम्मच के बराबर कैरामल बनाई गई चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। तरल शर्करा, यह केवल सुक्रोज ही है जो अम्ल या एंजाइम क्रिया के द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभक्त हो जाता है। यह शर्करा सुक्रोज जितना ही मीठा होता है तथा तरल होने के कारण इसे मापना तथा पेय पदार्थ बनाने के लिए पानी में घोलना, पैक डिब्बाबंद पदार्थों तथा सेंकने की विधियों, बेकिंग से पकाए जाने वाले व्यंजनों में प्रयोग करना आसान होता है। ग्लूकोज, यह 2 रूपों में उपलब्ध होता है। पहला है ठोस ग्लूकोज जो चूर्ण पाउडर या गोलियों के रूप में, दूसरा है तरल ग्लूकोज जिसमें 15% पानी होता है तथा इसे निर्जलीकरण के उपचार के लिए रोगी को दिया जाता है। ठोस ग्लूकोज के प्रयोग के बारे में कुछ शब्द, यह बाजार में ग्लूकोन-डी या ग्लूकोन-सी के रूप में मिलता है। न केवल रोगी बल्कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी बहुत सी स्थितियों में तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के स्रोत के रूप में इसको लेने की सलाह दी जाती है। आपने बहुत से स्थानों पर इसके विज्ञापन तो देखे होंगे। चीनी की तुलना में, जिसे आप कहीं से भी 5 से 10 रुपये प्रति किग्रा के मूल्य पर खरीद सकते हैं, इन उत्पादों का मूल्य लगभग 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। चीनी आपको मालूम ही है 99.5% सुक्रोज होती है तथा इसके प्रति ग्रा से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आमाशय में जाकर सुक्रोज बहुतन शीघ्र ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में टह जाती है तथा ग्लूकोज की भांति ही रक्त में तेजी से अवशोषित हो जाती है, जिस प्रकार ग्लूकोज के रूप में खाया गया ग्लूकोज। यदि आप इन दोनों के मूल्य में अंतर देखते हुए सुक्रोज को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में देखें तो आप पाएंगे कि इंसुलिन मूर्छा, इंसुलिन कोमा के रोगी को यदि हम बहुत ज़्यादा चीनी वाला पानी का गिलास दें तो वह उसी क्षण ठीक हो जाएगा। यदि आपको रक्त में तत्काल ग्लूकोज देने की आवश्यकता है,
तो शायद आपको नस के रास्ते ग्लूकोज देना पड़ेगा। मुंह द्वारा देने पर ग्लूकोज भी चीनी की भांति ही कार्य करता है। गुड़, इसको बेलम BLUM भी कहते हैं। परंपरागत रूप से यह गन्ने के रस, नारियल के गदे, खजूर के गदे, ताड़ के गदे तथा साबूदाने के गदे से बनाए जाने वाला उत्पाद है। इन सभी में ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है, परंतु खनिज पदार्थों विशेषकर कैल्शियम की मात्रा भिन्न होती है। गड़न का मुख्य योगदान ऊर्जा प्रदान करने में है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यंजनों को मीठा करने के लिए प्रायः गुड़ का प्रयोग किया जाता है। गड़ की कोटि मुख्य रूप से उसके हल्के रंग, मीठा स्वाद, बनावट व सख्तपन, जो गुड़ में नमी को दर्शाता है, से संबद्ध है। भारत में अधिकांश गुड़ गन्ने के रस से बनाया जाता है, परंतु पश्चिमी बंगाल तथा तमिलनाडु में गुड़ ताड़ी तथा खजूर से भी बनाया जाता है। नारियल तथा साबूदाने के रस का गड़ बनाने के लिए बहुत कम प्रयोग किया जाता है। शहद, यह मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता बल्कि मधुमक्खियां इसका निर्माण करती हैं। परंतु आजकल यह किसानों द्वारा, जिन्होंने मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए कृत्रिम छत्ते बनाए हुए हैं, औद्योगिक स्तर पर बना यही शहद बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। भारत में बनने वाले शहद में 20% के लगभग जल तथा 80% कार्बोज, सक्रोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। इसमें कुछ मात्रा में बी समुदाय के विटामिन तथा विटामिन सी भी पाया जाता है, परंतु इसकी मात्रा इतनी कम होती है कि आहार में इनका कोई विशेष योगदान नहीं होता। रोगाणु सहित कोई भी सूक्ष्मजीवी शहद में नहीं बढ़ते। शायद इसका कारण इसका अधिक परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठंडे मौसम में सुक्रोज तथा ग्लूकोज शहद के नीचे लुगदीदार दानों, मूशी क्रिस्टल्स के रूप में बैठ जाते हैं। इनको गर्म करने पर पुनः घुलनशील बनाया जा सकता है। शहद के बहुत से गुणों, जैसे दीर्घायु, यौवन तथा जननक्षमता बताए गए हैं, लेकिन शहद का इसमें कोई योगदान नहीं है, क्योंकि संरचना में यह बिल्कुल साधारण चीनी के समान ही होता है। हाँ, परंतु अंतर केवल इतना है कि इसकी बनावट, रंग तथा सुवास अच्छा होता है। सैकेरिन तथा इससे संबंधित अन्य पदार्थ, यह चीनी के पूरक हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो मधुमेह, डायबिटीज से पीड़ित हैं तथा शरीर का भार घटाना चाहते हैं। इन सभी मीठा स्वाद उत्पन्न स्वीटनिंग एजेंट्स करने वालों में सबसे पुराना तथा सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला पदार्थ सैकेरिन है। पेय पदार्थ बनाने में इसका बहुत मात्रा में प्रयोग होता है। सैकेरिन द्वारा कैंसर हो जाने की संभावना के बारे में कुछ आशंका है, परंतु मनुष्य में इस प्रभाव को अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है। सोडियम काइलामेट, सोडियम CYLAMATE भी एक अन्य मीठा स्वाद देने वाला पदार्थ है, जिसके बारे में भी यही संदेह है। नया खोजा गया अस्पार्टेम ASPARTAME सभी संदेहों से रहित है तथा भारतीय बाजारों में बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। सोर्बिटोल SORBITOL एक अन्य चीनी का पूरक है, जो कि भारतीय मिष्ठान्न उद्योग में बहुत प्रचलित हो रहा है। हमारी उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न तरह की चीनी हमारे यहाँ उपलब्ध है। ध्यान रखने योग्य बातें में दी गई युक्तियाँ आपको चीनी, गुड़ तथा अन्य मीठा स्वाद उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सही चयन करने में मदद करेंगी। ध्यान रखने योग्य बातें: गुड़ तथा अन्य मीठा स्वाद उत्पन्न स्वीटनिंग एजेंट्स करने वाले पदार्थों का चयन। 1. आवश्यकता के अनुसार ही चीनी की खरीदारी करें। चाय, कॉफी आदि के लिए दानेदार शर्करा या क्यूब शर्करा खरीदें। केक, बिस्किट तथा अन्य सेकने की विधि द्वारा पकाए गए पदार्थों के लिए आइसिंग शर्करा तथा पेय पदार्थों के लिए तरल शर्करा खरीदें। 2. शर्करा की अपेक्षा गुड़ का प्रयोग अधिक करें, क्योंकि ये अधिक पौष्टिक व सस्ता होता। 3. सुनिश्चित करें कि जो चीनी आप खरीदें वह ढेलों, धूल तथा मिलावटी पदार्थ जैसे सूजी आदि रहित हो।
4. शहद का रंग, बनावट तथा सुवास प्राकृतिक होना चाहिए। बोध प्रश्न 3। 1. ब्राउन शर्करा क्या होती है? 2. भारतीय बाजारों में उपलब्ध ब्राउन शर्करा सामान्यतः कैसे बनाई जाती है? 3. तरल शर्करा कैसे बनाई जाती है? 4. आइसिंग शर्करा या बूरा क्या है? 12.3 शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थों का चयन। दालें, दूध व दूध से बने पदार्थ तथा मांसाहारी पदार्थ शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ वर्ग में आते हैं, जो कि हमारे आहार में मुख्य रूप से प्रोटीन प्रदान करते हैं। दालें, गिरीदार फल तथा तिलहन प्रोटीन के वानस्पतिक स्रोत हैं। दूध, अंडा, मछली, पोल्ट्री तथा मांस प्रोटीन के पशुजन्य स्रोत हैं। इस भाग में हम आपकी पहचान इस वर्ग के बहुत से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कराएंगे तथा यह बताएंगे कि रुचि, आवश्यकता तथा आय के अनुसार इन खाद्य पदार्थों का चयन कैसे करें। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 12.3 1. दालों का चयन। दाल वर्ग में विभिन्न दालें, चने तथा लेग्यूमिनस वर्ग के पौधों के सूखे बीज जैसे फ्रांसबीन तथा लोबिया आते हैं। हमारे देश में दाल वर्ग के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थों की काफ़ी किस्में हैं, और हों क्यों न, क्योंकि हमारी जनसंख्या के अधिकांश लोगों जो प्रवृत्ति वाले तथा आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण शाकाहारी हैं, उनके लिए प्रोटीन का ये मुख्य स्रोत हैं। तालिका 12.5 से हमें हमारे देश में सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली दालों की किस्मों की जानकारी मिलती है। प्रत्येक तरह की दाल की एक से अधिक किस्में उपलब्ध हैं। आपके लिए यह जानना रुचिकर होगा कि आपके क्षेत्र में कौन सी किस्में उपलब्ध हैं। तालिका 12.5 सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली दालें। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। दालों के चयन का पौष्टिक आधार। आइए अब हम दालों के पौष्टिक योगदान पर दृष्टिपात करें। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हमारे आहार में दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। यह अंडे, मांस, पोल्ट्री, मछली तथा दूध की अपेक्षा बहुत सस्ती होती हैं तथा इसमें मांस जितना 1623% या संभवतः उससे अधिक प्रोटीन होता है। जबकि यह भी सच है कि पशुजन्य प्रोटीन अपेक्षाकृत अच्छे किस्म का होता है, क्योंकि इसमें 8 अनिवार्य अम्लों का उचित संतुलन होने के साथ ही साथ 2 अमीनो अम्लों लाइसिन तथा मिथायोनिन व सिटीन की मात्रा अधिक होती है। हम पाते हैं कि दालों में लाइसिन अधिक होता है तथा अनाजों जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार तथा रागी में उपस्थित प्रोटीन में मिथायोनिन व सिटीन पर्याप्त मात्रा में तथा लाइसिन कम मात्रा में होती है। अतः जब हम दालों को अनाज के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं, जैसा कि भारतीय भोजन में होता है, ये अमीनो अम्ल एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देते हैं तथा सारे प्रोटीन की किस्म दूध या मांस से प्राप्त अच्छे प्रोटीन जैसी ही हो जाती है। दालों से हमें बी समुदाय के विटामिन, लौह तत्व तथा कैल्शियम भी प्राप्त होते हैं। ये पोषक तत्व सभी दालों में लगभग कम या अधिक अनुपात में पाए जाते हैं। अतः किस दाल का चयन करें यह विभिन्न दालों के मूल्य, उपलब्धता तथा परिवार की पसंद पर निर्भर करता है। जैसे उत्तर में उड़द व मसूर की दाल अधिक प्रयोग की जाती है, जबकि दक्षिण में सांबर तथा रसम बनाने के लिए अरहर की दाल अधिक प्रयुक्त होती है, यद्यपि यह सबसे महंगी दाल है। मसूर की दाल से भी अरहर की दाल जैसा स्वादिष्ट सांबर तथा रसम बन सकता है, वह भी कम मूल्य में। यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि दालों को आहार के रूप में प्रयोग करने में थोड़ी समस्या सामने आती है। यह समस्या दालों में उपस्थित कार्बाज से संबंधित है। स्टार्च या शर्करा, जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोस या ग्लेक्टोस, को पाचन संस्थान में पाचक एंजाइमों द्वारा आसानी से ग्लूकोज में तोड़ा जा सकता है। दालों में 3 प्रकार की शर्करा होती है, जिसे आसानी से नहीं पचाया जा सकता है। तीनों शर्करा बड़ी आंत में एकत्र हो जाती हैं, जहां सूक्ष्मजीवी इन पर क्रिया करके गैस उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, जिससे असुविधा तथा दर्द भी होता है।
मूंग की दाल से सबसे कम गैस बनती है। इसी कारण बच्चों के लिए इस दाल को वरीयता दी जाती है। चने की दाल से सबसे अधिक गैस बनती है। फिर अरहर तथा उड़द की दाल का स्थान आता है। 48 से 72 घंटे तक अंकुरण तथा खमीरीकरण, जैसा कि इडली व डोसा बनाने में करते हैं, करने से इन शर्कराओं की मात्रा कम हो जाती है। दालों का चयन करने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें में दी गई बातों पर गौर करें। ध्यान रखने योग्य बातें। दालों का चयन। 1. दाल खरीदते समय यह जरूर देखें कि दालें साफ हों तथा उनमें बजरी, सखे पेड़ पौधे के भाग, धूल, मिट्टी, पत्थर तथा रेत न हो। 2. सावधानी पूर्वक जांच कर यह सुनिश्चित करें कि दालें कीड़ों द्वारा खाई गई न। 3. सुनिश्चित करें कि जो दालें आप खरीदें वह सूखी, आर्द्र नमो न हो अन्यथा उसमें फफूंदी लग सकती है। 4. दालों के दानों का आकार एक सा हो तथा दाना बढ़िया हो, उसमें टूटे हुए दाने तथा कोई मिलावटी पदार्थ जैसे अन्य बीज न हो। 12.3 2. दूध व दूध से बने पदार्थों का चयन। हमारे देश में दूध के दो मुख्य स्रोत हैं, भैंसें तथा गाय का दूध। बकरी के दूध का प्रयोग बेहद कम होता है, और जो होता भी है वह भी केवल घरेलू स्तर पर होता है। जो बकरी पालते हैं वे उसके दूध का प्रयोग करते हैं। कुछ इसका प्रयोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसमें औषधीय गुण होते हैं। दूध संसाधन, मिल्क प्रोसेसिंग तथा उत्पादन के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई है। केवल 20 से 25 वर्ष पहले की ही बात है, जब गाय व भैंसें आपको ताजा दूध देने के लिए आपके दरवाजे पर लाई जाती थीं या दूध वाला दूध के डिब्बों में आपको दूध देने घर पर आता था। अब भी दूध वाले तो हैं, परंतु अधिकांश बड़े शहरों में अब आपको बोतलों या प्लास्टिक की थैलियों में दूध मिल जाता है। बड़े शहरों में अब दूध वालों के स्थान पर दूध बेचने वाली मशीनों तथा बड़े बड़े दूध के ट्रकों ने ले लिया है। जैसे कि दिल्ली में मदर डेयरी द्वारा उपलब्ध दूध। तथापि भारत में उत्पादित कुल दूध का केवल 10वां भाग इन आधुनिक तरीकों से होकर गुजरता है। आइए दूध के संसाधन की आधुनिक तरीकों पर शीघ्रता से एक नज़र डालें। दूध गांव से उन परिवारों के पास से आता है जिनके पास एक, दो या अधिक गाय व भैंसें हैं। यह दूध केंद्रों पर ले जाया जाता है जहां दूध की किस्म का परीक्षण किया जाता है तथा उसकी किस्म के हिसाब से उसका मूल्य अदा कर दिया जाता है। दूध की किस्म का मूल्यांकन उसमें उपस्थित वसा की मात्रा के आधार पर किया जाता है। एकत्रित दूध को ट्रक द्वारा शीत केंद्रों, चिलिंग सेंटर पर ले जाया जाता है जहां इनको जल्दी से बहुत ठंडा किया जाता है जिससे कि उसमें उपस्थित जीवाणु बढ़ने न पाएं। यदि डेयरी किसी नजदीक स्थान पर होती है तो गांव के लोग दूध को सीधा ही वहां ले जाते हैं। डेयरी पर सभी तरह का दूध, चाहे वह भैंस का हो या गाय का हो, एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाता है तथा फिर उसका संसाधन किया जाता है। संसाधन के दो महत्वपूर्ण चरण हैं जिन्हें समझना जानना हमारे लिए आवश्यक है। एक है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजिंग, तथा दूसरा है पास्चुरीकरण, पास्चुराइजेशन। डंडा। आइए इन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ें। मानकीकरण प्रक्रिया में प्रत्येक दिन दूध की संरचना एक सी रखने के लिए या तो उसमें क्रीम मिलाई जाती है या थोड़ी बहुत क्रीम उसमें से निकाली जाती है। पास्चुरीकरण। पास्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित समय के लिए निश्चित ताप पर गर्म करते हैं जिससे उसमें विद्यमान होने की संभावना वाले रोगजनक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यह दूध संसाधन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। दूध की प्रकृति ऐसी होती है जो कि सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे सूक्ष्मजीवी इसमें बड़ी शीघ्रता से वृद्धि करते हैं जिससे इसकी किस्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गाय या भैंस के स्वास्थ्य पश्च दूध निकालने की स्थिति, दूध निकालने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा सफाई पर भी दूध की किस्म निर्भर करती है। हमारे देश में लगभग सारा दूध हाथ से ही निकाला जाता है। पास्चुरीकरण से दूध के वह जीवाणु जो वास्तव में हानिकारक तो नहीं परंतु जिनसे दूध खराब हो सकता है तथा जो रोग के जीवाणु हैं दोनों ही नष्ट हो जाते हैं।
हमारे यहाँ दूध को उबालने का प्रचलन है, जिससे दोनों प्रकार से दूध सुरक्षित हो जाता है। वास्तव में हमें उबले दूध का प्रयोग करने की इतनी आदत हो गई है कि अब डेयरी से पाश्चुरीकृत दूध मिलने पर भी हम इसे बिना उबाले प्रयोग नहीं करते हैं, यद्यपि इसकी कदापि आवश्यकता नहीं होती है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को थोड़े समय के लिए तेज ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे उसमें विद्यमान जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध को गर्म करने का समय दूध के ताप पर निर्भर करता है। कम ताप पर कीटाणु रहित दूध प्राप्त करने के लिए अधिक समय लगता है। दूध के पाश्चुरीकरण में 63 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर दूध को 30 मिनट के लिए या फिर 72 डिग्री से ताप पर 15 सेकेंड, इसे उच्च ताप कम समय पाश्चुरीकरण कहते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पाश्चुराइजेशन के लिए, या 150 डिग्री से अति उच्च ताप पर लगभग आधे सेकंड के लिए गर्म करते हैं, इसे अति उच्च ताप पाश्चुरीकरण कहते हैं। डंडा गर्म करने के तुरंत बाद दूध को जल्दी से 5 डिग्री से या इससे कम ताप पर ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया से न केवल दूध सुरक्षित हो जाता है, बल्कि इसके खराब होने का समय भी बढ़ जाता है, जिससे इसे ठंडा करके परिरक्षित अवस्था में रेल के डिब्बे या रोड टैंकरों के द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी के शहरों तक वितरण के लिए लाया जा सकता है। अधिक सुरक्षा के लिए दूर शहरों में पहुंचने के पश्चात उपभोक्ताओं को वितरण से पहले एक बार फिर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। उपलब्ध दूध के प्रकार। भारत में उपयोग होने वाला लगभग 90% दूध अभी भी गाय या भैंस का होता है। गाय के दूध में लगभग 4.5% वसा होती है तथा इससे पीले रंग का मक्खन तथा घी प्राप्त होता है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक 7 से 9% होती है तथा गाय के दूध की तुलना में कैल्शियम तथा फास्फोरस अधिक होता है। गाय के दूध में कैरोटीन होता है, जो कि हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तथा कैरोटीन का रंग पीला होने के कारण गाय के दूध, मक्खन व घी का रंग भी हल्का पीला होता है। भैंस के दूध में पूर्व निर्मित विटामिन ए पाया जाता है, जो कि रंगहीन होता है, इसीलिए भैंस का दूध, मक्खन तथा घी का रंग सफेद होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी बातों में गाय व भैंस का दूध एक सा होता है। हम उन सभी आधुनिक यंत्रों के आभारी हैं जिनके द्वारा हमारे लिए दूध एकत्रित, संसाधित तथा वितरित किया जाता है, और यही टोंड दूध कहलाता है। टोंड दूध क्या है? टोंड दूध पुनर्मिश्रित या तकनीकी रूप से मानवीकृत उत्पाद है, जिसमें वसा की मात्रा 3% तथा अन्य ठोस पदार्थों की मात्रा 8.5% होती है। अन्य ठोस पदार्थों की मात्रा 8.5% रखते हुए वसा की मात्रा 1.5% से 4.5% तक बदली जा सकती है। दूध में वसा की मात्रा कम करने के लिए दूध में तब तक पानी मिलाया जाता है जब तक कि वसा की मात्रा वांछित स्तर तक न पहुंच जाए तथा फिर ठोस पदार्थों की मात्रा 8.5% लाने के लिए उसमें वसा रहित दूध का पाउडर मिलाया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक व्यक्तियों के लिए दूध उपलब्ध कराना है। सामान्यतया दूध को 4.5% वसा की मात्रा प्राप्त करने के स्तर तक टोन किया जाता है। यह गाय के दूध की प्राकृतिक संरचना के समान है, जो हमारे उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। गर्मियों में जब पशुओं के लिए कम हरा चारा होने के कारण डेयरियों में दूध का उत्पादन कम हो जाता है, तब दूध को 1.5% वसा की मात्रा के स्तर तक टोन किया जाता है। टोन करने की प्रक्रिया के द्वारा मिलाए गए वसा रहित दूध के पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, को दूध में बहुत अच्छी तरह से सम्मिश्रण, होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा मिलाया जाता है। यदि किसी कारण से यह प्रक्रिया ठीक प्रकार से न हो पाए तो दूध के ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं तथा दूध को उबालने के समय यह जलकर दूध को जला हुआ स्वाद प्रदान करते हैं। कई बार टोन करने के लिए प्रयोग किए गए वसा रहित दूध के पाउडर में भी समुदाय के विटामिन भी डाले जाते हैं। इस कारण से दूध में अवांछित स्वाद आ जाता है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है। दूध से बने खाद्य पदार्थ। अधिक प्रयोग होने वाले दूध से बने पदार्थ क्रीम, मक्खन, घी, दही, पनीर तथा खोया हैं। चीज। संसाधित पनीर, जो कि पश्चिमी देशों में बहुत अधिक इस्तेमाल होता है, भी दूध से बनता है। यह भारतीय घरों में भी प्रयोग किया जाने लगा है। आजकल बाजारों में संसाधित दूध,
कंडेंस्ड मिल्क तथा सूखा पाउडर दूध, क्रीम, वसा, सहित तथा अर्ध क्रीम निकला हुआ दूध भी मिलता है। हम इन दूध से बने पदार्थों के बारे में संक्षेप में वर्णन करेंगे। क्रीम। हम सभी जानते हैं कि उबले दूध को बिना हिलाए विशेषकर ठंडे स्थान पर रखने पर उसकी ऊपरी सतह पर एक परत जम जाती है जिसको कि अलग किया जा सकता है। यह परत वसा के कणों के आपस में चिपकने तथा ऊपर आने के कारण बनती है। वसा जल से हल्का होने के कारण एकत्रित हो जाता है। सभी भारतीय गृहिणियां इसे क्रीम यानी कि मलाई के नाम से जानती हैं। दूध से क्रीम हाथ द्वारा या विद्युत द्वारा चलाई गई मशीन द्वारा भी अलग की जाती है। इस प्रकार अलग की गई क्रीम पतली 20% वसा या गाढ़ी 60% वसा हो सकती है। यह ताजी क्रीम डेयरी से या बाजार में उपलब्ध होती है। आप डिब्बों में भी क्रीम खरीद सकते हैं। डिब्बे वाली क्रीम मीठी या सादी दोनों प्रकार की होती है तथा इसमें 20% वसा होती है। बाजार से क्रीम खरीदना घर पर एकत्र करने की तुलना में महंगा पड़ता है। जब भी आप क्रीम खरीदें तो यह ध्यान रखें कि वह ताजी हो तथा खट्टी स्वाद या गंध रहित हो। घर में बनाई गई क्रीम अधिकांश यूरोपीय तथा भारतीय व्यंजनों में जहां क्रीम की आवश्यकता हो क्रीम के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। केवल अपन को क्रीम को इकट्ठा करना है तथा ठंडे में रखकर थोड़े से दूध के साथ फेंटना है जिससे कि यह मुलायम व एकसार हो जाए। फिर व्यंजन में बताए अनुसार प्रयोग कीजिए। मक्खन। घर पर आप मक्खन या तो क्रीम से इकट्ठा करके या परंपरागत तरीके से दही को भिगोकर बना सकते हैं जिससे आपको मक्खन व छाछ दोनों ही उपलब्ध हो सकते हैं। आप बाजार से भी बना बनाया मक्खन खरीद सकते हैं। बाजार से उपलब्ध मक्खन की तुलना में घर में बने मक्खन में जल की मात्रा काफी अधिक होती है। यदि यह भैंस के दूध से बनाया जाए तो यह सफेद होता है तथा यदि गाय के दूध से बनाया जाए तो हल्के से पीले रंग का होता है। बाजार से उपलब्ध मक्खन भी पीले रंग का तथा नमकीन होता है। जब आप बाजार से मक्खन खरीदें तो ध्यान रखिए कि वह स्वच्छ पैकेट में बंद हो, यह सख्त हो तथा इसमें से ताजे मक्खन की खुशबू आती हो। घी। यह दूध से बना एक ऐसा उत्पाद है जिसे हमारे देश में बहुत प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वास्तव में प्रतिष्ठा वैभव का प्रतीक है, परंतु जबकि सच यह है कि घी आहार में ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ और प्रदान नहीं करता है। हाँ, ये भोजन को सुगंध व सुवास अवश्य प्रदान करता है, परंतु इसकी जो कीमत हमें अदा करनी पड़ती है स्वास्थ्य संबंधी, वह सुवास से मिलने वाले आनंद के अनुपात से कहीं ज्यादा होती है। पकाने के लिए केवल घी को ही प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इससे शरीर के लिए आवश्यक अनिवार्य वसा अम्ल हमको नहीं मिल पाते हैं। ये वसा अम्ल वनस्पतिक तेलों में पाए जाते हैं। दही। दूध से बना यह पदार्थ हमारे देश में बहुत प्रचलित तथा सौभाग्य से हमारे लिए लाभकारी है। इससे हमें काफी अच्छी किस्म का प्रोटीन, काफी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए तथा राइबोफ्लेविन मिलता है तथा साथ ही इससे हमें कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी प्राप्त होते हैं जो हमारी आंतों में बढ़ते हैं तथा आंतों में हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं। इससे हमें आंतों के संक्रमणों से कुछ हद तक सुरक्षा प्राप्त होती है। थोड़े से दही से शाकाहारी आहार के प्रोटीन की किस्म काफी उन्नत हो जाती है। वह लोग जो दूध को नहीं पचा सकते उनके लिए दही का एक अच्छा पूरक है। दही ताजा व थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। यह बहुत खट्टा तथा तेज गंध वाला नहीं होना चाहिए जैसा कि बहुत समय तक कमरे के ताप पर रखने के पश्चात हो जाता है। घर पर बना दही सबसे अच्छा व सुरक्षित होता है। आप इसे बाजार से विशेषकर भारतीय मिठाइयों हलवाइयों की दुकानों से भी खरीद सकते हैं। पनीर। यह दूध के प्रोटीन का सांद्रित स्रोत है। सौभाग्य से हमारे देश में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया है। अधिकतर घरों में नींबू या दही से दूध को फाड़कर पनीर अलग किया जाता है। दही से बना पनीर मुलायम व छोटे दाने वाला होता है। सामान्यतः अधिकांश बड़े शहरों में अधिकतर मिठाई की दुकानों या स्थानीय डेयरी में यह आसानी से मिल जाता है। जब भी आप पनीर खरीदें तो यह ध्यान रखें कि यह गीला हो तथा फफूंदी रहित व दुर्गंध रहित हो। इसका रंग सफेद होना चाहिए। खोया।
खोया या मावा बनाने के लिए दूध को एक खुली कड़ाही में तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि सारा पानी वाष्पित न हो जाए तथा गूंधे आटे जैसा पदार्थ बच जाए। यह बचा पदार्थ खोया कहलाता है। गर्म करने के समय दूध को लगातार हिलाते रहते हैं जिससे कि बर्तन की तली पर दूध न लगे। बी पेढ़ा आदि बनाने के लिए प्रयुक्त खोया सूखा होता है तथा इसमें लगभग 30% पानी की मात्रा होती है, जबकि गुलाब जामुन के लिए प्रयोग किए जाने वाले खोए में पानी की मात्रा 45% तक होती है। भैंस के दूध से बना खोया मुलायम तथा नरम होता है क्योंकि भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। खोया अधिकतर गांव के वे लोग बनाते हैं जिनके यहाँ अपने घरों में दूध देने वाले पशु हैं। शहर के बाजारों में यह बड़ी चपटी, गोल ढेलियों के रूप में भेजा जाता है। अब अधिकतर बड़े शहरों में खोया स्थानीय डेयरियों में भी मिलता है। यहाँ से खोया खरीदना स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक सुरक्षित है क्योंकि बाजारों में बिकने वाले अधिकतर खोए पर मक्खियाँ बैठी होती हैं। आप जब भी खोया खरीदें ध्यान रखें कि खाया सख्त हो तथा इसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध न हो। 6. सूखा शुष्क दूध या दूध का पाउडर। दूध के भार को कम करने के लिए तथा तरल दूध की तुलना में खराब होने के समय को बढ़ाने के लिए दूध का पाउडर बनाया जाता है। दूध से 85% पानी निकालने के पश्चात पूर्ण दूध का पाउडर, होल मिल्क पाउडर, प्राप्त होता है। यदि दूध से वसा क्रीम पहले से ही निकाल ली जाए तो प्राप्त पाउडर को क्रीम रहित दूध या वसा रहित दूध का पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर कहते हैं, जिसमें कोई वसा नहीं होती है तथा इसी कारण से यह पाउडर क्रीम रहित अर्थात पूर्ण दूध के पाउडर की तुलना में देर से खराब होता है। पूर्ण दूध के पाउडर में 25% वसा होती है जबकि वसा रहित दूध के पाउडर में 1.5% वसा होती है। यात्रा के समय या किसी आपात स्थिति में पाउडर का दूध ले जाना आसान होता है। तालिका 12.6 से हमें दूध व ऊपर बताए गए दूध से बने पदार्थों के पोषक मूल्य की जानकारी मिलती है। आपकी आवश्यकता कुछ भी हो परंतु याद रखिए कि दूध व दूध से बने पदार्थ हमेशा विश्वसनीय स्रोत से ही खरीदें। ध्यान रखने योग्य बातें में दिए गए आसान निर्देश दूध व दूध से बने पदार्थों के चयन में आपकी सहायता करेंगे। तालिब 12.6 दूध पद से बने पदार्थों में पोषक तत्व। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। बोध प्रश्न 4-1 सामान्यतः यह देखा गया है कि डेयरी में दूध का मानकीकृत किया जाता है। मानकीकरण क्या होता है? बताएं। 2. डेयरी में दूध को टोन क्यों किया जाता है? या डेयरी में दूध से क्रीम क्यों निकाली जाती है? 3. दूध का पाश्चुरीकरण क्या होता है? 12.3.3 मांसाहारी खाद्य पदार्थों, मांस, पोल्ट्री, अंग, मछली तथा अन्य समुद्री पदार्थों का चयन। भारत में अधिकांश लोग विश्वास या आर्थिक सीमितता के कारण शाकाहारी ही हैं। जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए विभिन्न तरह के मांसाहारी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, परंतु उनका चयन भी रीति रिवाजों तथा लागत पर निर्भर करता है। हमारे समाज के कुछ समुदाय गाय का मांस नहीं खाते, कुछ सुअर का मांस नहीं खाते तथा कुछ दोनों ही मांस नहीं खाते। कुछ मछली खाते हैं परंतु मांस या पोल्ट्री नापसंद करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो अंडा तो खाते हैं परंतु अन्य किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाते। ये खाद्य पदार्थ हमारे देश के महंगे खाद्य पदार्थों में से हैं। अतः हमें यह मालूम होना चाहिए कि इन खाद्य पदार्थों को किस प्रकार खरीदें व कम मूल्य में पकाएं। विभिन्न प्रकार के उपलब्ध मांस निम्न हैं। क. मटन, बकरे का मांस। सबसे अधिक खाए जाने वाला मांस बकरे का मांस है। हम इसे मटन कहते हैं। नोट कीजिए कि पश्चिम में मटन भेड़ के मांस को कहते हैं। पश्चिम के लोगों को बकरे के मांस का सुवास तीखा लगता है अतः वह इसे नहीं खाते हैं, जबकि भारत में उत्तर के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ अधिकांश सभी अन्य भागों में भेड़ तथा मेमने, बकरी का बच्चा का मांस नहीं खाया जाता है तथा बकरे के मांस के साथ मिलाकर बेचा जाता है। युवा बकरे का मांस गुलाबी रंग का होता है तथा इसमें कोई वसा नहीं होती, जबकि बूढ़े बकरे का मांस गहरे रंग का होता है तथा इसमें वसा एकत्रित होती है। छोटे बकरे का मांस बूढ़े बकरे के मांस की अपेक्षा जल्दी पक जाता है, परंतु मांस अधिक स्वादिष्ट होता है। ख. भैंस गाय का मांस।
हमारे देश में गाय या भैंस से प्राप्त होने वाला मांस बहुत ही कम लोग खाते हैं, अतः यहाँ यह सबसे सस्ता मांस है। परंतु पश्चिमी देशों में यह काफी अधिक लोकप्रिय मांस है, अतः वहाँ यह सबसे महंगा है। मटन, चिकन तथा मछली का मूल्य बढ़ने के कारण गाय का मांस खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। गाय या भैंस से प्राप्त मांस को बीफ कहते हैं तथा बछड़े से प्राप्त मांस को वील कहते हैं। बीफ गहरे रंग का होता है जबकि वील गुलाबी रंग का होता है। बीफ की तुलना में वील शीघ्र पकता है परंतु यह कम सुवास वाला होता है। पोर्क, सुअर से प्राप्त मांस को पोर्क कहते हैं। अधिक वसा होने के कारण यह देश के उत्तरी भागों में वह भी ठंडे मौसम में अधिक प्रचलित है। पहले सभी प्रकार का पोर्क व्यक्तियों द्वारा पाले गए सुअरों से प्राप्त होता था जो कि क्षेत्र की गंदगी खाकर पलते थे, जिससे इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था। कुछ शहरों में अभी भी ऐसा होता है, अतः पोर्क खाना खतरनाक है। पोर्क से टीनिया सोलियम नामक कृमि द्वारा संक्रमण के होने का भय रहता है क्योंकि यह कमी अस्वच्छ परिस्थितियों में रहने वाले सुअरों के मांस में प्रवेश कर जाता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से सुअर के मांस के खाने के रूप से संबंधित कई परिवर्तन आए हैं। अब सरकारी व गैर सरकारी फार्मों में अत्याधुनिक तथा स्वच्छ परिस्थितियों में सुअरों को पाला जाता है तथा पोर्क के उत्पादों की सभी किस्में आधुनिक तरीकों से बेची जाती है। परंतु इन पोर्क उत्पादों को फार्म से दूर दूर ले जाने के लिए फार्मों तथा पोर्क बेचने की दुकानों पर विशेषकर शीतगृह प्रशीतन की सुविधा की आवश्यकता पड़ती है। गर्मियों के महीनों में पोर्क के प्रयोग से बचना चाहिए। मटन, बीफ तथा पोर्क सभी हड्डी के साथ, बिना हड्डी के या कीमा या कुचले हुए रूप, यह भी हड्डी के साथ या बिना हड्डी का में मिलते हैं। बिना हड्डी का मांस महंगा होता है परंतु इससे आपको अधिक खाने योग्य भाग प्राप्त होता है, परंतु हड्डियां व्यंजनों को विशेषकर सब्जी को तथा सब्जियों के साथ बने मीट को अधिक स्वादिष्ट बनाती हैं। आप मांस को विशेष आकारों जैसे चॉप, पसंदा, स्टेक, टिक्का आदि में खरीद सकते हैं। पोल्ट्री, सामान्यतः पोल्ट्री में मुर्गी, बत्तख, हंस, गीस तथा टर्की का मांस आता है। परंतु भारत में पोल्ट्री शब्द का प्रयोग सामान्यतः मुर्गी के मांस अर्थात चिकन के लिए किया जाता है। यहाँ चिकन बहुत ही प्रचलित है तथा पिछले 10-15 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पोल्ट्री फार्म खुलने से तथा बड़े कस्बों और शहरों में चिकन व अंडे की दुकानों की संख्या बढ़ने से चिकन की उपलब्धता बढ़ती जा रही है। एक समय में गांवों में किसान खेती के साथ ही मुर्गी भी पाला करते थे तथा फिर इनको बाजारों में बेच दिया करते थे। ग्राहक इनको खरीदकर घर पर मारते थे तथा साफ करके पकाते थे। उन दिनों की तुलना में आज स्थिति बहुत बदल गई है। अब केवल मुर्गी पालन के लिए ही बड़े फार्म होते हैं तथा ये फार्म अंडे उत्पादित करते हैं। पक्षियों को विशेष परिस्थितियों में पाला जाता है जिससे उनका मांस मुलायम रहता है। इन पक्षियों को ब्रॉयलर कहा जाता है। यह मारकर पंखुतरा साफ किया चिकन है। डंडा देसी मुर्गी की तुलना में ब्रॉयलर का भार अधिक तथा मांस मुलायम होता है। दोनों प्रकार के चिकन का स्वाद भिन्न भिन्न होता है। देसी मुर्गी का मांस मोटे ब्रॉयलर के मांस से अधिक स्वादिष्ट होता है, परंतु ये अधिक व्यक्तिगत स्वाद तथा प्रयोग पर निर्भर करता है। जब हमें देसी चिकन यह अभी भी मिलता है खरीदना हो तो हमें बड़े पक्षी का मांस नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह बूढ़े पक्षी का होता है तथा मांस सख्त होता है। उचित तरीकों से पाले गए ब्रॉयलर के मांस का आकार बड़ा होने के बावजूद भी मुलायम होता है। वास्तव में बड़े ब्रॉयलर को खरीदना अधिक सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें भार की तुलना में हड्डी के रूप में होने वाली व्यर्थता कम होती है। सामान्यतः चिकन खरीदते समय देखिए कि चिकन की त्वचा मुलायम हो तथा आसानी से फट सके। छाती की हड्डी आसानी से मुड़ जाए। यदि आप पंख को घुमाएं तो कंधे का जोड़ टूट जाना चाहिए। मछली, भारत में समुद्री तथा ताजे पानी में मिलने वाली हजारों किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। कुछ समुदायों में मछली अपने विशेष स्वाद तथा बनावट के कारण बहुत ही प्रचलित है। हमारे देश में संपूर्ण समुद्री तटों पर यह आहार का महत्वपूर्ण भाग है तथा अंतरिक्ष क्षेत्रों, टाप तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जहां तालाबों तथा नदियों में बहुत सी रुचिकर किस्मों की मछलियां पाई जाती हैं,
वहाँ भी मछली बहुत ही लोकप्रिय है। मछली प्रोटीन का एक अति उत्तम स्रोत है। इससे काफी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस तथा लौह तत्व भी प्राप्त होता है। समुद्री मछलियों आयोडीन का भी अच्छा स्रोत हैं। मछली से विटामिन ए तथा बी समुदाय के विटामिन विशेषकर नियासिन भी प्राप्त होता है। पौष्टिकता की दृष्टि से मछली बहुत ही उत्तम खाद्य है तथा इसका मांस भी शीघ्र पक जाता है और इसका पाचन भी आसान होता है। विभिन्न मछलियों के खाने योग्य भाग में वसा की मात्रा अलग अलग होती है तथा ये मात्रा 0.2% से 20% तक हो सकती है। इसी आधार पर मछलियों को वसायुक्त मोटी मछली, फैट फिश तथा चर्बी रहित मछली, लीन फिश में बांटा गया है। मछलियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, मछली तथा कवच मछली। शेलफिश डंडा कवच मछली को फिर 2 वर्गों में बांटा गया है, मोलस्क वर्ग, मोलस्क्स, जिनका शरीर मुलायम तथा बाहर से अखंडित होता है। इस वर्ग की अधिकांश मछलियों का शरीर एक बाहरी सख्त कवच द्वारा सुरक्षित रहता है, और क्रस्टेशिया वर्ग, क्रस्टेशंस, जिनका कवच परत जैसा तथा विभिन्न भागों में खंडित होता है। ओस्टर, मैसल, मसल तथा क्लैमस, स्कैलोप मोलस्कों के उदाहरण हैं, जबकि लॉबस्टर, केकड़ा, झींगा क्रस्टेशिया वर्ग में आते हैं। बाजार में अधिकांश मछलियां बिना कटी साबुत तथा बिना साफ की हुई मिलती है। खरीदने से पहले आपको इनके ताजेपन का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। अच्छी किस्म की मछली का रंग व त्वचा चमकदार होती है तथा शल्क, स्केल्स त्वचा से अच्छी तरह चिपके हुए रहते हैं। आंखें स्वच्छ तथा अंदर धंसी हुई नहीं होती हैं तथा गलफड़ा, गिल्स, ताजे रक्त जैसे लाल रंग के होते हैं। मांस कड़ा तथा लचीला होता है तथा मछली में से ताजेपन की सुगंध आती है। त्वचा पर थोड़ी सी चमक होती है तथा मछली का शरीर सुदृढ़ होता है। यदि मछली को पानी में रखा जाए तो मछली डूब जाती है। अपेक्षाकृत बासी तथा खराब मछली की त्वचा चमकहीन, लिसलिसी तथा पीले से रंग की होती है। शल्क ढीले पड़ जाते हैं तथा आंखें भूरे रंग व चमकहीन हो जाती हैं। गिल गहरे या पीले रंग के हो जाते हैं। मांस गिलगिला तथा मुलायम हो जाता है तथा त्वचा पर हाथ से दबाने पर निशान बन जाता है। मछली में से बासीपन या खट्टी गंध आती है तथा मछली का शरीर लटक जाता है। अधिकतर पानी में रखने पर मछली तैरती है। यदि आपके यहाँ मछली को रेफ्रिजरेटर, प्रशीतन मशीन में रखने की सुविधा न हो तो मछली को उसी दिन खरीदना चाहिए जिस दिन आपको उसे प्रयोग करना हो। इसको लाने के तुरंत बाद साफ करना, धोना और यदि आवश्यकता हो तो काटना चाहिए तथा प्रयोग करने तक थोड़े से नमक तथा हल्दी लगाकर रखना चाहिए। सबसे उत्तम तरीका रेफ्रिजरेटर में रखना है। मछली को साफ करने में 25 से 30% की हानि होती है, जबकि क्रस्टेशियों जैसे झींगा, लॉबस्टर, केकड़ा आदि में लगभग 60% हानि होती है। खरीदने की मात्रा का निर्णय लेते समय तथा खाने योग्य भाग का मूल्य निकालते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। भारत में विभिन्न प्रकार की मछलियां उपलब्ध हैं। ताजे पानी वाली, फ्रेश वाटर, नमकीन पानी वाली, सॉल्ट वाटर वंस, साबुत खाए जाने वाली छोटी मछलियां तथा बड़ी मछलियां। अतः कोई भी व्यक्ति उपलब्ध धन के अनुसार इनका चयन कर सकता है। कुछ अधिक प्रचलित मछलियां महंगी हैं, अन्यथा बड़ी व छोटी सभी उचित दामों में मिल जाती हैं। पौष्टिकता की दृष्टि से छोटी मछलियां बड़ी व अधिक महंगी मछलियों के समान ही होती हैं और वास्तव में साबुत खाए जाने वाली मछली अर्थात हड्डियों सहित वाली मछली से प्रोटीन के अतिरिक्त कैल्शियम व फास्फोरस अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। भारत के बाजारों में सुखाई गई मछलियां भी बहुत मिलती हैं। ये सस्ती होती हैं तथा इनसे प्रोटीन व कैल्शियम अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। चेतावनी: मछलियां, विशेषकर कवच वाली मछलियां, खाने से एलर्जी हो जाने की संभावना रहती है, जिससे त्वचा पर दाने हो जाते हैं। ऐसी मछली जिसको ठीक प्रकार से संग्रहित या सावधानी पूर्वक संसाधित न किया गया हो, खाने से पेट खराब हो जाता है, जिससे पेट में दर्द व दस्त हो जाते हैं। अंडा: भारत में मांस की तुलना में अंडे व्यापक रूप से खाए जाते हैं। पिछले 20-25 वर्षों में अंडे खाने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। संभवतः इसका मुख्य कारण अधिक उत्पादन,
उत्पादन के अच्छे तरीके तथा अंडे के पोषक मूल्य की पहचान है। बाजार में उपलब्ध अंडे बड़े बड़े व्यावसायिक पोल्ट्री फार्मों से आते हैं, तथापि छोटे कस्बों के स्थानीय बाजारों में देसी अंडे भी मिलते हैं। जो लोग देसी चिकन के स्वाद को पसंद करते हैं वे देसी अंडों के स्वाद को भी बहुत पसंद करते हैं। पौष्टिकता की दृष्टि से सभी अंडे एक से होते हैं, चाहे वह बाहर से सफेद हों या पीले रंग के, छोटे हों या बड़े हों। ध्यान दें, ताजा अंडे ही खरीदने चाहिए तथा यदि संभव हो तो इसे फ्रिज में रखना चाहिए। यदि आपके पास फ्रिज न हो तो आप सर्दियों में एक बार में 2 या 3 दिन के लिए तथा गर्मियों और वर्षा ऋतु में 1 दिन के लिए अंडे खरीदें। संग्रह तथा प्रयोग करने से पहले अंडों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अंडा बासी तथा खराब है या ताजा है, इसकी पहचान का तरीका यह है कि उनको पानी से भरे बर्तन में रखें। अच्छे अंडे नीचे पानी में भली प्रकार बैठ जाएंगे तथा खराब व बासी अंडे पानी की सतह पर तैरेंगे या पानी में खड़े रहेंगे। अल्पाहार के रूप में प्रयोग होने के अतिरिक्त ये गिरीदार फल कुछ भारतीय व्यंजनों के अभिन्न आवश्यक अंग हैं, जैसे नारियल केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस्तेमाल होता है। विवाह तथा अन्य धार्मिक उत्सवों में भी यह सभी मेहमानों को बांटा जाने वाला एक शुभ पदार्थ है। खेद इस बात का है कि अब केला तेजी से इसका स्थान ले रहा है। दक्षिणी भारत के राज्यों में कई व्यंजनों में काजू तथा मूंगफली का भी प्रयोग किया जाता है। बादाम, अखरोट तथा पिस्ता उत्तरी भारत के व्यंजनों में अधिक प्रचलित हैं, यद्यपि अब इनका प्रयोग केवल विशेष अवसरों पर परोसे जाने वाले विशेष व्यंजनों में होता है। पौष्टिक मूल्य में गिरीदार फल, सूखी फलियां तथा मटर के समान ही होते हैं। यह उन वनस्पतिक खाद्य पदार्थों में से एक हैं जिनमें उच्च श्रेणी का प्रोटीन पाया जाता है। कुछ का प्रोटीन पर्याप्त या पूर्ण प्रोटीन होता है। विभिन्न गिरीदार फलों में प्रोटीन की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, जैसे सूखे नारियल में 7%, अखरोट में 15%, पिस्ते में 19%, काज में 21% तथा मूंगफली में 26% प्रोटीन पाया जाता है। अधिकांश गिरीदार फलों में कार्बास की मात्रा अधिक होती है, अतः इनसे हमें काफी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे प्रयोग में आने वाले अधिकांश मेवों में 50% वसा पाई जाती है। कच्चे नारियल तथा मूंगफली में 40%, सूखे नारियल में 62% तथा अखरोट में 64% वसा होती है। अधिक वसा अतः अधिक ऊर्जा, साथ ही प्रोटीन की अधिक मात्रा होने के कारण ये गिरीदार फल पर्याप्त पौष्टिकता प्रदान करने के उद्देश्य से हमारे देश में महत्वपूर्ण हैं। अपर्याप्त पोषित व्यक्तियों के लिए ये ऊर्जा के सांद्रित स्रोत हैं तथा उच्च श्रेणी का प्रोटीन प्रदान करते हैं। यद्यपि अधिक ऊर्जा होने के कारण मोटे व्यक्तियों के लिए यह लगभग वर्जित खाद्य पदार्थ हैं। गिरीदार फलों को खरीदते समय यह देखना आवश्यक है कि वह खराब न हो। गंध या स्वाद में कोई परिवर्तन गिरीदार फलों के बासीपन को दर्शाता है। गिरीदार फलों की बनावट भी उनकी किस्म का सूचक है। सिकुड़े हुए व टूटे फूटे गिरीदार फलों को भी नहीं खरीदना चाहिए। निधानी आय, शेल्फ लाइफ, सूखे होने के कारण गिरीदार फलों को काफी समय तक रखा जा सकता है, परंतु इनमें वसा की अधिक मात्रा होने से कुछ हानियां भी हैं। इसके कारण गर्म मौसम में विशेषकर इनमें से दुर्गंध आने लगती है। काजू के अतिरिक्त अधिकांश गिरीदार फल बाजार में छिलके सहित या छिलका उतरे हुए मिलते हैं। छिलके उतरे हुए गिरीदार फल के बासी पुराने होने की संभावना होती है। छिलके वाले गिरीदार फलों की तुलना में ये शीघ्र ही विकृत गंध वाले, रैंसिड, हो जाते हैं। छिले हुए गिरीदार फलों को खरीदने का एक लाभ यह है कि इनके संग्रह के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। यदि आप इनको लंबे समय के लिए संग्रह करना चाहते हैं तो आप इन्हें अच्छी तरह सील लगे हुए पैकेटों में रखें और अगर सुविधा हो तो फ्रिज में जमा दें। यदि आपके पास ये सुविधाएं न हो तो आप इन्हें तभी खरीदें जब इनकी आवश्यकता हो तथा देखें कि जो गिरीदार फल आप खरीद रहे हैं उनमें पहले से ही विकृत गंध न हो। गिरीदार फल खरीदते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातों को ध्यान रखने योग्य बातें में बताया गया है। ध्यान रखने योग्य बातें। गिरीदार फलों का चयन किया। 1. सुनिश्चित करें कि गिरीदार फलों का रंग प्राकृतिक व चमकदार हो। उन पर कोई अप्राकृतिक धब्बे, दाग आदि न हो, क्योंकि ये लक्षण बर्दिया किस्म में ही आते हैं। 2. गिरीदार फलों में कीड़े, धूल, मिट्टी,
पत्थर, अन्य पदार्थ या पौधे के भाग न हो। 3. गिरीदार फलों में प्राकृतिक स्वाद होना चाहिए। किसी भी प्रकार का बेस्वाद या गंध में परिवर्तन का अर्थ होगा कि ये बासी हैं। ऐसे गिरीदार फलों का चयन नहीं करना चाहिए। 4. सिकुड़े हुए गिरीदार फलों को न लें। एब 12.4 सारांश। इस इकाई में आपने 1. ऊर्जा देने वाले तथा शरीर निर्माण करने वाले खाद्य वर्गों में उपलब्ध विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ा। 2. पौष्टिक मूल्य, योग्यता, पकाने की सुविधा तथा लागत के आधार पर विभिन्न खाद्य पदार्थों का आपकी आवश्यकता तुलनात्मक पूर्ति के लिए अध्ययन किया। 12.5 शब्दावली। कैरामेल, भुनी हुई चीनी। जिलेटिनीकरण, जब हम स्टार्च को पानी में उबालते हैं तो उसके दाने फूलकर टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को जिलेटिनीकरण कहते हैं। इंसुलिन मूर्छ, मधुमेह के रोगी में रक्त में शर्करा की बहुत कम मात्रा होने से उत्पन्न गंभीर स्थिति। परासरण दाब, यदि किसी पदार्थ का घोल व जलकर पारगम या झिल्ली द्वारा अलग किए गए हैं तो घुले हुए पदार्थों द्वारा घोल की दिशा में जल के परासरण को रोकने के लिए लगाया गया भौतिक बल परासरण दाब कहलाता है। विकृत गंध, वसा का ऑक्सीकरण होने के कारण उत्पन्न रुचिकर गंध और स्वाद। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने यह भी देखा होगा कि बिल्कुल ताजे अंडे को यदि प्लेट में तोड़ें तो तोड़ने के पश्चात प्लेट में गोल रूप में ही रहता है, जबकि बासी अंडा प्लेट में फैल जाता है तथा कई बार तो अर्थात अंडे के पीले भाग को सफेद भाग से अलग भी नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के उपलब्ध मांस की जानकारी के बाद आइए अब यह जाने कि इन मांसाहार पदार्थों को कहां से खरीदना चाहिए। मांस, मछली व अंडा कहां से खरीदना चाहिए। अधिकांश बड़े शहरों में बूचड़खाने होते हैं जहां पर नगरपालिका की देखरेख में पशुओं को मारा जाता है। नगरपालिका मांस, चिकन, मछली तथा अंडे बाजारों में बेचने का भी प्रबंध करती है। इन बाजारों में बिकने वाले मांस पर नगरपालिका की मोहर होती है जो कि मारे गए पशु के निरोग तथा विश्वसनीयता का प्रमाण होती है। मांसाहारी खाद्य पदार्थ बाहर की अन्य छोटी दुकानों विशेषकर छोटे शहरों में भी मिलते हैं। वास्तव में अधिकांश लोग ऐसे खाद्य पदार्थ इन्हीं छोटी दुकानों से खरीदते हैं। यहाँ से भी उन्हीं पशुओं का मांस खरीदना चाहिए जिन पर निरोग व विश्वसनीयता के बारे में निगम की मोहर हो, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। मांस बेचने वाले अधिकांश लोग स्वयं ही पशुओं को मारते हैं तथा इसीलिए इन दुकानों पर मिलने वाले मांस की सुरक्षा तथा विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं होती तथा विशेषकर चिकन खरीदते समय यह जानना कठिन हो जाता है कि क्या हम जिस कोटि का चिकन खरीद रहे हैं उसी का मूल्य हम दे रहे हैं। मांसाहारी खाद्य पदार्थ खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें में दिए गए कुछ सुझाव हमें ध्यान में रखने चाहिए। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। ध्यान रखने योग्य बातें। मांसाहारी पदार्थों का चयन। 1. वह मांस खरीदे जो गुलाबी रंग का हो तथा उसमें वसा लगभग न के बराबर हो। गहरे लाल रंग का तथा वसा वाला मांस न खरीदें। 2. सुनिश्चित करें कि जो मांस आप खरीदें उसका तेज सुवास न हो। किसी भी प्रकार की दुर्गंध वाला मांस घटिया किस्म का सूचक है। 3. पोर्क हमेशा सरकारी लाइसेंस प्राप्त दुकानों से खरीदें। अनाधिकृत दुकान से पोर्क खरीदना खतरनाक हो सकता है। 4. चिकन खरीदते समय सुनिश्चित करें कि उसकी खाल मुलायम हो तथा आसानी से उतर सके। छाती की हड्डी आसानी से मर जाए। यदि आप पंख को घुमाएं तो कंधे का जोड़ा आसानी से टूट जाए। 5. मादा पक्षियों को खरीदें क्योंकि यह रसदार तथा अपेक्षाकृत कम सख्त होते हैं। 6. जब देसी चिकन खरीदे तो बड़े पक्षी का चिकन न खरीदे क्योंकि वह पक्षी बूढ़ा होता है तथा उसका मांस सख्त होता है। 7. ताजी मछली खरीदे जिसका रंग चमकदार, स्वच्छ, बिना धंसी हुई आंखें, लाल गलफड़ा, सख्त शरीर, ठोस मांस तथा बाहर से भली प्रकार चिपकी हुई त्वचा हो। 8. मछली की त्वचा को अंगुली से दबाइए। यदि अंगुली से बना गड्ढा न हटे तो उस मछली को न खरीदें क्योंकि ऐसी मछली घटिया किस्म की होती है। 9. मछली खरीदने से पहले उसे ताजे पानी में रखें।
जो मछलियां पानी में डूब जाएं, उन्हें ही खरीदें। बासी मछलियां पानी में ऊपर रहती हैं। 10. साफ अंडे जिनके छिलके टूटे हुए न हो खरीदें। डंडा 11. अंडे खरीदते समय उन्हें पानी में डालकर देखें, ताजा अंडा पानी में डूब जाएगा। डंडा ऐसे ही अंडे खरीदें। बोध प्रश्न 5. 2. निम्न को खरीदते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? क. मछली। ख. अंडा। 12.3.4 गिरीदार फलों का चयन। गिरीदार फल आमतौर पर हम सफर करते समय या बस स्टैंड पर इंतजार करते समय या पिक्चर देखते समय, पिकनिक, मीटिंग, पार्टियों या विशेष भोज के अवसर पर दिए जाने वाला, खाए जाने वाला खाद्य समझते हैं। इनको कभी हम आहार में महत्वपूर्ण खाद्य नहीं समझते हैं। निश्चय ही आपने अपने किसी दोस्त को यह कहते सुना होगा कि मैंने दोपहर का भोजन नहीं किया है, बस थोड़ी सी मूंगफली खाई है, या सुबह की मीटिंग में मैंने केवल थोड़े से काजू खाए थे। भारत में प्रयोग होने वाले जिन गिरीदार फलों से हम सब परिचित हैं वे हैं बादाम, काजू, नारियल, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट तथा चिलगोजे। एक औसत आय वाले व्यक्ति के लिए ये सभी गिरीदार फल काफी महंगे हैं। जैसे छिले हुए पिस्ते का मूल्य 400 रुपये प्रति किलो, गिरी बादाम 200 से 300 रुपये प्रति किलो, अखरोट साबुत 60 रुपये प्रति किलो तथा बहुत सस्ती मूंगफली की गिरी भी 15 रुपये प्रति किलो है।